आज एमसीक्यू सीरीज का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम लोग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से बनने वाले यानी कि जैव विकास से बनने वाले जो भी क्वेश्चन बन पाता है ऑब्जेक्टिव में, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है आज तक, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन को पूछा गया है। वो सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे संग्रह करके आपको आज हम बता रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। द प्रोसेस बाय विच different kinds of organism develop and diversify from earlier forms is called। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है नेचुरल सिलेक्शन है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, स्पेसिएशन है या तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का इसमें से एविडेंस नहीं हो सकता? फॉसिल फ्यूल्स तो है ही। उसके बाद हमारे पास को सेकंड है होमोलॉजस ऑर्गन्स, एनालॉजस ऑर्गन या जेनेटिक म्यूटेशन। तो इसमें से क्वेश्चन के अनुसार पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एविडेंस ऑफ क्या है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का इसमें से कौन सा प्रमाण नहीं हो सकता है? फॉसिल फ्यूल्स तो 100% होगा, होमोलॉजस ऑर्गन तो होगा, एनालॉजस ऑर्गन होगा, जेनेटिक म्यूटेशन से इसको कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन का डिमांड है इवोल्यूशन का थ्योरी नहीं पूछ रहा है, ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का थ्योरी सबसे पहले किसके द्वारा प्रपोज किया गया? तो आपका 4 ऑप्शन है, चार्ल्स डार्विन, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क या ग्रेगर मेंडल या अल्फ्रेड वेलेस। तो ये 4 ऑप्शन में से सबसे करेक्ट आंसर कौन है? लेमार्क। लेमार्क नहीं, कहीं कहीं डायरेक्ट केवल लेमार्क लिखा हुआ रहता है और उसी से पूछ दिया जाता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज किया गया। तो डायरेक्ट आपको आंसर दे देना है लेमार्क द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का कौन सा यहाँ पे क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन में करेक्ट आंसर है म्यूटेशन, म्यूटेशन इज द करेक्ट आंसर, नेचुरल सिलेक्शन भी करेक्ट आंसर है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी करेक्ट आंसर है। तो इसका मतलब हुआ ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं क्या दिया। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड। जो फॉसिल्स है उसका एवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पैलियोंटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी या कंपैरेटिव एनाटॉमी या बायोजियोग्राफी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी है ना, ये थोड़ा सा नेम देख लीजिएगा। पैलियोंटोलॉजी इज द क्या है? स्टडी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, है ना। इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसको पढ़ने का जो प्रक्रिया है फॉसिल्स के सारे, उसको क्या बोलते हैं? पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सारा होमोलॉजस ऑर्गन से, क्योंकि हम देखिए इस बार बड़ा ढंग से आपको यहाँ पे क्या होमोलॉजस ऑर्गन यानी कि समजात अंग, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समजात अंग। तो होमोलॉजस ऑर्गन से जो भी क्वेश्चन बन पा रहा है उसको हम यहाँ पे एक जगह क्या किए हैं? कलेक्ट कर लिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होमोलॉजस ऑर्गन से क्या है? होमोलॉजस ऑर्गन सर, यानी कि यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कौन कौन सा होमोलॉजस ऑर्गन का एग्जांपल है? तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑर्गन्स विद सिमिलर फंक्शंस बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये तो गलत हो गया, क्योंकि होमोलॉजस ऑर्गन का क्या है? परिभाषा ही क्या होता है? ये डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग काम करेगा लेकिन उसका डिजाइन या बनावट क्या है? स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। यहाँ तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि बी में ही दिया है ऑर्गन्स विथ डिफरेंट फंक्शंस। बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन है लेकिन क्या है? डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन उसका सिमिलर स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? सिमिलर बट डिफरेंट फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलॉजस ऑर्गन। अब होमोलॉजस ऑर्गन का एग्जांपल यानी समजात अंग का एग्जांपल पूछा जा रहा है। तो हम लोग अभी डिफिनेशन में क्या देखें तुरंत यहाँ पे? डिफरेंट फंक्शन, सिमिलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स, फ्लिपर्स ऑफ वेल्स एंड आर्म्स ऑफ ह्यूमंस। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। फ्लिपर्स ऑफ वेल्स और आर्म्स ऑफ ह्यूमंस, ये दोनों का क्या होता है, डिजाइन एक जैसा है, स्ट्रक्चर एक जैसा है, लेकिन दोनों का काम क्या है, अलग अलग है। होमोलोजस ऑर्गन्स आर प्रोवाइड एविडेंस फॉर, होमोलोजस ऑर्गन जो है क्या चीज का प्रमाण देता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन और कॉन्वोल्यूशन। तो इसमें से चार ऑप्शन में कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल इवोल्यूशन या कॉन्वोल्यूशन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एक एग्जांपल है। होमोलोजस ऑर्गन किसका एग्जांपल है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 9, द फोरलिम्स ऑफ ह्यूमंस, फोरलिम्स ऑफ ह्यूमंस, बैट्स एंड व्हेल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ। तो अभी हम लोग क्या चीज का सीरीज ही पढ़ रहे हैं, होमोलोजस ऑर्गन, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो होमोलोजस ऑर्गन से ही हो जाएगा। ह्यूमन का जो हैंड है और जो बैट है, दोनों का डिजाइन एक जैसा है, लेकिन दोनों का काम क्या है, अलग अलग है। ह्यूमन हैंड का काम है पकड़ना, कुछ चीज को हम लोग पकड़ते हैं, या तो बैट्स का जो काम है, जो उसका फोरलिम्स है, उसका काम क्या चीज है, उड़ना। तो दोनों का अलग अलग वर्क है, बट क्या है, दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है, तो होमोलोजस ऑर्गन का एग्जांपल हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ होमोलोजस ऑर्गन सजेस्ट, होमोलोजस ऑर्गन्स अगर पाया जा रहा है तो ये क्या चीज सजेस्ट करता है, पहला ऑप्शन है कॉमन एंसेस्ट्री, इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन, एनवायरमेंटल एडेप्टेशन या रैंडम म्यूटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कॉमन एंसेस्ट्री है, ये सामान्य एक प्रोसेस के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन हो जाएगा। अब एनालॉजस ऑर्गन्स है, एनालॉजस ऑर्गन्स मतलब क्या होता है, इसका नाम समरूप अंग होता है, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, समरूप होता है। यानी कि ये आपको देखने में एक जैसा लगेगा लेकिन काम अलग अलग होगा। समरूप देखने में एक जैसा लगता है लेकिन काम क्या होता है, अलग अलग होता है। देखिए इसका एग्जांपल में क्या क्या दिया है, एनालॉजस ऑर्गन्स आर ऑर्गन्स विद सिमिलर फंक्शंस बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स विद डिफरेंट फंक्शंस बट सिमिलर स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स दैट आर नॉन फंक्शनल, ऑर्गन्स दैट नॉन फंक्शनल तो होगा नहीं, वेस्टिजियल ऑर्गन तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन सी और डी ऐसे कट गया, तो ए और बी यहाँ पर बच रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गन्स विद सिमिलर फंक्शन, काम एक है लेकिन स्ट्रक्चर उसका क्या है, अलग अलग है। ये एनालॉजस यानी कि समरूप अंग का क्या है, परिभाषा हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉजस ऑर्गन, एनालॉजस ऑर्गन का इसमें से कौन सा एग्जांपल हो सकता है, तो यहाँ पे विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स, नहीं ये तो नहीं होगा, ये तो एग्जांपल नहीं हो सकता है। फ्लिपर्स ऑफ वेल्स एंड आर्म्स ऑफ ह्यूमंस, ये हो सकता है, फ्लिपर्स ऑफ वेल्स एंड आर्म्स ऑफ ह्यूमंस, तो ये किसका एग्जांपल हो सकता है, एनालॉजस ऑर्गन का एग्जांपल नहीं, ये भी नहीं होगा, ये तो होमोलोजस का है। अभी हम लोग देख चुके हैं फ्लिपर्स ऑफ वेल्स एंड आर्म्स ऑफ ह्यूमंस, ये होमोलोजस का एग्जांपल है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स, हाँ ये दोनों का क्या है, फंक्शन एक है लेकिन दोनों का क्या है, तरह अलग अलग है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा एनालॉजस ऑर्गन का एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एनालॉजस ऑर्गन्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर, ये क्या चीज का एविडेंस देता है, होमोलोजस तो डाइवर्जेंट का देता है, लेकिन एनालॉजस किसका प्रूफ देता है, एनालॉजस जो है आपको प्रूफ दे देगा कन्वर्जेंट का, डायरेक्ट याद रखना है, जहां एनालॉजस आएगा वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा, और जहां होमोलोजस आएगा वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा, इतना ही याद रखना है। होमोलोजस डाइवर्जेंट और एनालॉजस कन्वर्जेंट। द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ, जो इंसेक्ट है उसका विंग्स और बर्ड्स का जो विंग्स है वो दोनों किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, एनालॉजस ऑर्गन का एग्जाम्पल हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ एनालॉजस ऑर्गन सजेस्ट कॉमन एंसेस्ट्री, इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन, तो ये तो होमोलोजस में हम लोग देखें जो कि कॉमन एंसेस्ट्री रहता है, तो इसका मतलब इसका एनालॉजस में क्या चीज का आंसर चला जाएगा, इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन। ये किसका एग्जाम्पल है, इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल हो सकता है। अब वेस्टिजियल ऑर्गन से, यानी कि वेस्टिजियल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवशेषी अंग है, यानी कि ऐसा अंग जो कि क्या होता है, बेकार का पाया जाता है, यानी कि अभी वर्तमान समय में इसका क्या होता है, धीरे धीरे प्रयोग घट गया, यानी कि अब इसका प्रयोग नहीं हो पा रहा हमारा शरीर में। तो वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब अवशेषी अंग, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अवशेषी अंग। तो वेस्टिजियल ऑर्गन का यहाँ पे क्या परिभाषा, ऑर्गन्स दैट आर फुली फंक्शनल तो हो नहीं सकता है, ऑर्गन्स दैट हैव लॉस्ट देयर फंक्शन ओवर टाइम, ऑर्गन्स दैट आर न्यूली इवॉल्व्ड, ऑर्गन्स दैट आर एनालॉजस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉस्ट देयर फंक्शन ओवर टाइम, समय के साथ उसका क्या होता है, प्रयोग धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी कि
अवशेषी अंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन बींग्स में क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन का क्या क्या एग्जांपल है। अपेंडिक्स, हाँ वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जांपल है। हार्ट का तो प्रयोग बिना इंसान जिंदा ही नहीं रख सकता, लंग्स भी नहीं रख के बिना नहीं रख सकता, लीवर के बिना भी नहीं रख सकता। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या है, प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर। ये क्या चीज का एविडेंस देता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, या कॉमन एंसेस्ट्री, या इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, कॉमन एंसेस्ट्री, है ना। क्योंकि अगर वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन परिवर्तित होते हैं जब इसका क्या होता है, समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है, प्रयोग बंद हो जाता है, यानी कि कम से कम प्रयोग होने लगता है। तो ऐसे क्या अंग क्या कहलाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाते हैं। तो ये कॉमन एंसेस्ट्री का क्या होता है, एविडेंस है एक। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन वेस्टिजियल ऑर्गन इन वेल्स। वेल्स में वेस्टिजियल ऑर्गन का क्या एग्जाम्पल है, अवशेषी अंग का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पेल्विक बोन्स। पेल्विक बोन्स का क्या होता है, वेल्स में को प्रयोग वर्तमान समय में नहीं रह गया, समय के साथ इसका प्रयोग धीरे धीरे कम होता चला गया। पेल्विक बोन्स होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, द ह्यूमन टेलबोन इज एन एग्जाम्पल। ह्यूमन टेलबोन जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन का क्या है, एक एग्जाम्पल है टेलबोन, जिसको हम लोग कोकिक्स के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग लेमार्किज्म का जो लेमार्क का जो सिद्धांत था उस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। लेमार्किज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। तो लेमार्किज्म किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो 21 का जो करेक्ट आंसर चला जाएगा वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी कि अपने एनवायरनमेंट से जो क्या करता है, कैरेक्टर को क्या करता है, एक्वायर्ड कर लेता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, लेमार्किज्म के सिद्धांत में रखते हैं। नेचुरल सिलेक्शन तो चार्ल्स डार्विन का चला जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 22, हु प्रोपोज्ड द थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म। तो लेमार्किज्म का थ्योरी किन्होंने दिया था, तो लेमार्किज्म का थ्योरी देने वाला कौन होगा, लेमार्क ही होगा। तो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि लेमार्क। नाम से ही क्लियर है, लेमार्किज्म कौन होगा, लेमार्क दिया है थ्योरी को। अकॉर्डिंग टू लेमार्किज्म द लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ इवॉल्व्ड ड्यू। तो जिराफ का जो लंबा गर्दन है वो कैसे हुआ, तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, या जेनेटिक म्यूटेशन, इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन, या नेचुरल सिलेक्शन। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी हम लोग तुरंत देखे हैं, वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स से। इसी के कारण धीरे धीरे क्या हुआ, जिराफ का क्या हुआ, गर्दन लंबा होते चला गया। 24 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म। लेमार्किज्म का कौन क्रिटिसाइज करता है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रोल ऑफ जेनेटिक्स, it does not explain the role of environment, it does not explain the role of mutation, it does not explain the role of natural selection। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, it does not explain the role of genetics। क्योंकि लेमार्किज्म जो है जेनेटिक्स का जो रोल क्या है इवोल्यूशन में, उसको वो स्पष्ट नहीं कर पाता है, तो ये इसका क्रिटिसाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 25, लेमार्किज्म इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन तो होगा नहीं, थ्योरी ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, थ्योरी ऑफ स्पेसिसियन, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि सी करेक्ट होगा, बी तो हम ऐसे कैंसिल कर दिए हैं कि ए करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 25 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। तो लेमार्किज्म का थ्योरी क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टर है, यानी कि जितना जो ज्यादा यूज होगा उस तरह का ही उसमें क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, इनहेरिट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, डार्विनिज्म इज बेस्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ। डार्विन का जो प्रिंसिपल है वो किस पर आधारित है, नेचुरल सिलेक्शन पर है। 26 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु प्रोपोज्ड द थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म। तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा क्या हुआ, ये थ्योरी दिया गया था। अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म द लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ इवॉल्व्ड ड्यू। तो डार्विन के अनुसार जो उसका गर्दन लंबा हुआ वो किसके कारण हुआ, तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन। अगर यही आंसर अगर हम लोग क्या होता है लेमार्किज्म में देखते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। 29, which of the following is a criticism of Darwinism? It does not explain the role of genetics, it does not explain the role of environment, it does not explain the role of nutrition, it does not explain the role of natural selection। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जेनेटिक्स, यानी कि डार्विनिज्म चाहे
आप बात करिए लेमार्किज्म, ये दोनों ही जेनेटिक्स के बारे में क्या कर जो एक्सप्लेनेशन है उसको क्रिटिसाइज करता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 30 देखते हैं, डार्विनिज्म इज ऑल्सो नोन एज, डार्विनिज्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, है ना, क्योंकि यूज एंड डिसयूज जो है वो आपका लेमार्किज्म में जाता है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। 31 देखते हैं क्या दिया गया है, मिसलेनियस प्रॉब्लम, यहाँ पे सारा मिक्स करके टॉपिक है। द प्रोसेस ऑफ बाय विच न्यू स्पेसिस आर क्या है फॉर्म्ड इज कॉल्ड, तो इसको न्यू स्पेसिस जब फॉर्म्ड होता है तो उसको हम लोग कौन सा प्रोसेस के नाम से जानते हैं, तो 31 में हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 31 में बी, यानी कि स्पेसियन, है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 में हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसीज एंड इकोसिस्टम्स इन जियोग्राफिक स्पेस इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर 32 का क्या हो जाएगा, डी, यानी कि बायोजियोग्राफी, है ना, बायोजियोग्राफी, इसको हम लोग बोल सकते हैं बायोजियोग्राफी, नाम से ही क्लियर है। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन इज कॉल्ड, तो हम लोग इसको क्या नाम दे सकते हैं 33 का, नाम से ही क्लियर है। देखिए यहाँ पे क्या, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज, तो इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानेंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा नाम को भी रिलेट करेंगे एम्ब्रियोज, तो यहाँ एम्ब्रियोलॉजी ये ब्रांच को हम लोग बोलेंगे। 34 क्या है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन इज कॉल्ड, क्वेश्चन क्या है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन इज कॉल्ड, तो 34 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है, कंपैरेटिव एनाटॉमी, इसको क्या क्या आंसर दिया जाएगा, कंपैरेटिव एनाटॉमी। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, द स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशंस टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन इज कॉल्ड, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे 35 में, तो यहाँ बोलेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्वेश्चन क्या है, द स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशंस टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। 36 क्या दिया है, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स विथ फेवरेबल ट्रेट्स सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड, फेवरेबल ट्रेट्स क्या करता है, ट्रेट्स मीन्स लक्षण हो गया, सर्वाइव कर जाता है और रिप्रोड्यूस करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 36 में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन और स्पेसियन या जेनेटिक ड्रिफ्ट या म्यूटेशन, तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। द प्रोसेस बाय विच रैंडम चेंजेस इन एलेल फ्रीक्वेंसीज अकर इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या आंसर दे सकते हैं, नेचुरल सिलेक्शन और स्पेसियन और जेनेटिक ड्रिफ्ट और म्यूटेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का वो हो जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। यहाँ एलील है ना, तो एलील से रिलेटेड कौन जाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, द प्रोसेस बाय विच न्यू एलील्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, जो न्यू एलील्स जब इंट्रोड्यूस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं 38 में, तो इसका नाम देंगे हम लोग म्यूटेशन, ये म्यूटेट हो गया है ना, म्यूटेशन वर्ड जो है कोरोना टाइम में बार बार आ रहा था। अब हम लोग 39 देखते हैं, द प्रोसेस बाय विच टू पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पेसीज बिकम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड इज कॉल्ड, दो पॉपुलेशन आपस में क्या करता है, आइसोलेटेड रहता है, तो इसको क्या नाम देंगे हम लोग 39 का, नेचुरल सिलेक्शन या तो स्पेसियन या जेनेटिक ड्रिफ्ट या म्यूटेशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेसियन। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या दिया गया है, द प्रोसेस बाय विच टू पॉपुलेशंस ऑफ द सेम स्पेसीज बिकम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ड्यू टू जियोग्राफिक बैरियर्स, जियोग्राफिक बैरियर्स के कारण अगर वो आइसोलेटेड है यानी कि अलग रह जा रहा है तो इसको कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, एलोपैट्रिक स्पेसियन या सिम्पैट्रिक या पैरापैट्रिक या पेरीपैट्रिक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलोपैट्रिक, ये इंपॉर्टेंट है एलोपैट्रिक स्पेसियन। तो इसका हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो सारे 40 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है उसका अलग से हम यहाँ पे क्या किए हैं, आपको एक ही फ्रेम में दे दिए हैं, तो आप इसका आंसर का मिलान कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 40। ये सारे क्वेश्चन को हम जो भी आंसर आता है उसको एक जगह कलेक्ट करके सारा आंसर को आपको दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।